बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे क्लास में। आज 70th बीपीएससी के संदर्भ में मैं पहला आंसर चेक करने वाला हूं और ये तानिया शर्मा की आंसर राइटिंग है। जो मैंने पहले बोला था कि अब 69 बीपीएससी में कोई एक सवाल लिख करके मुझे दिखाइएगा। तो इन्होंने लिखा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, मौर्य कला की कला और वास्तुकला। यानी कि आर्ट पे बात करना है और आर्किटेक्चर पे बात करना है और ये 7 नंबर का सवाल पूछा गया है। तो इनकी ये कॉपी मुझे मिली है पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पे। आप लोगों में से जो कोई भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं मेंस के एंगल से, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का भी हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं चेक करके बताऊंगा क्या कुछ कमी रहेगी और कैसे उसको अच्छा किया जा सकता है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप अच्छे से साफ सुथरा तरीके से पीडीएफ बना करके भेज दीजिएगा, मैं आंसर चेक कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी कॉपी का पूरा नमूना दिखाता हूँ। ये लगभग 2 सवा 2 पेज का आंसर तान्या लिखी हैं। ये एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया और उसके बाद इनका सवा 2 पेज का ये आंसर रहा। लगभग सवा 2 पेज ही है। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ। आइए हम एक बार क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और फिर निर्धारित करते हैं कि आपको कितना पेज या कितने शब्दों में आंसर लिखना चाहिए। और ऑलरेडी मैंने पहले बताया है कि 7 अंक का है, तो अप्रोक्स आपका 70, 80, 90 या 60 तक कर सकते हैं। तो 7 है तो +- 10% आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो 70 या 80, 90 तक का आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। क्योंकि देखिए कैसे यहाँ पे जो जीएस पेपर 1 है या पेपर 2 है वो 3 सेक्शन में होता है। अब इन तीनों सेक्शन की जो बात करूं मैं, तो सेक्शन 1 ही हो गया। अब और ये जो 1 सेक्शन है, इसमें देखिए 5 छोटे आंसर लिखना है। 4 ये 5 ये कंपलसरी भी है, पहला। उसके बाद इतिहास के ये दूसरा सवाल होगा जो कि एक और ऑप्शन है, अथवा ये। और ये तीसरा सवाल होगा। यानी कि इतिहास में आपको इस सेक्शन में 3 आंसर करना है। उसके बाद सेक्शन 2 में भी सेम पैटर्न है, इसमें भी आपको 3 आंसर करना है। एक पहला जो है जिसमें 5 छोटे प्रश्न होते हैं, उसके बाद दूसरा लंबा हो जाता है 38 नंबर का सवाल। तो एक सेक्शन में दिया ही है ये। तो कुल 3 प्रश्नों को आंसर करना पड़ता है, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो मैंडेटरी कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इन दोनों में 3-3 सेक्शन है, तो आपको एक सेक्शन का आंसर कितने में करना है। यानी 3 घंटे का एक पेपर है और 300 नंबर का है। तो हिस्ट्री वाला जो सेक्शन हो गया उस पे अप्रोक्स आप 1 घंटा देंगे, दूसरे सेक्शन में 1 घंटा देंगे और तीसरे सेक्शन में 1 घंटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका पूरे 3 घंटे की आंसर राइटिंग। लेकिन कमोबेश ऐसा होता है कि आप एक सेक्शन पर थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं। कई बार होता है कि 1 घंटा 10 मिनट चला जाता है, 20 मिनट चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको लिखना है 3 ही घंटा में। अगर यहाँ पे ज़्यादा समय देंगे तो इसमें कम करना पड़ेगा, इसमें कम करना पड़ेगा, इसमें कुछ कम में कर दिए तो इसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा थोड़ा मिल सकता है समय। तो फिर कहीं ना कहीं आपको 3 घंटे में ही सारा आंसर कर देना है। तो ओवरऑल देखें तो हम 1 घंटे में एक सेक्शन का आंसर लिखने के लिए रणनीतिक रूप से आपको समय मिल सकता है। अब इस 1 घंटे में आप देखिए जो पहला सेक्शन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सब चीज़ें आपको किसी ने बताया नहीं होगा और आपको ही खुद से ये तय करना होगा कि आपको कितने कम समय में आंसर लिख डालना है। तो जो पहला सेक्शन हो गया उसमें आपको 1 घंटे का समय मिला और इस 1 घंटे में आपको 3 सवाल लिखना है। एक सवाल ऐसा लिखना है जिसमें 5 लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आपको देखना है कि 38 नंबर का सवाल पूछा गया है और तीसरे प्रश्न में भी 38 नंबर का सवाल पूछा गया है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, यानी कि अब इस पे आप समय निर्धारित कीजिएगा। तो 20-20 मिनट का फिर आपका समय मिलेगा। 20 + 20 + 20 यानी कि 3 घंटे, 1 घंटे में आपको 3 सवाल का आंसर करना है। आप खुद गौर कीजिए कि क्या आप 20 मिनट में इसका आंसर लिख पाएंगे। तो मालूम चला कि नहीं, क्योंकि तान्या ने खुद मैसेज किया है कि इस प्रश्न को लिखने में ही उनका 20 मिनट का समय चला गया। यानी कि कोई ये पहला सवाल लिखने में उनको 20 मिनट का समय चला गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे 20 मिनट में नहीं लिखा पाएगा। तो मैनेज करेंगे कैसे कि ये पूरा सेक्शन आपको 40 मिनट में कर देना है। फिर इधर में आने के बाद फिर आपको इधर भी समय कम करना पड़ जाएगा। फिर इधर अब देखिए आपके ऊपर पहले ही सेक्शन से प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो जितना आराम से प्रश्न लिखना चाहते हैं उतना होगा नहीं।
तो इसलिए मैंने बताया कि आपको इसको क्या करना है कि 70 शब्दों में डालना है और अभी से इसकी प्रयास मेहनत करनी है। अब इसमें देखें तो शब्द की अगर हम गिनती कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 उसके बाद 16 17 18 19 20 ऐसे करें तो 20 ये हो गया। यहाँ तक आते आते 40 हो जाएगा और यहाँ आते आते 60 70 हो जाएगा। मोटा मोटी हम मान लें कि इनका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए इनका ये जो पूरा सेक्शन है ये अनावश्यक हो गया, क्योंकि समय तो दिया नहीं गया है कि आप 4 घंटे में आंसर करें। आपको करना 3 ही घंटे में है और इसको और भी ब्रेक करेंगे तो समय बहुत कम मिलता है आपको लिखने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि जो भी शॉर्ट नोट्स है लिखना है उसको क्या करना है कि बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर करना है। यहाँ पे अब देखें इसको और सही करते हैं और मैं पढ़ता हूँ। आप लोग एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर जो एकदम नए नए यूट्यूब पे आकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं वो बताते हैं कि इसकी गिनती नहीं होती, इसकी गिनती होती है। आप यकीन मानिए इन सबको काउंट करके ही शब्दों को जोड़ा जाता है। इसलिए तनिक भी भ्रम नहीं पालें कि एक शब्द वाला गिनती नहीं होगा, इसकी भी गिनती की जाती है टोटल। जैसे आप लोग वर्ड ऑफिस में आप देखते होंगे ना, जो फाइल होता है पीडीएफ वगैरह में उसमें शब्द काउंट करके बताता है, तो ठीक सेम पैटर्न यहाँ पे भी होता है कि सारे शब्दों को काउंट किया जाता है कितना टोटल शब्द है, और उनका जो सॉफ्टवेयर है वो शब्द काउंट करके बता देता है। और उससे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रेड इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि ये एक्स्ट्रा है। आप लोग खुद यूट्यूब पे अगर टाइटल डालते होंगे तो उसमें 100 वर्ड लिखा रहता है और एक भी वर्ड या स्पेस नहीं जाता है। ठीक वैसे आप लोग मैसेज में देखते होंगे या फेसबुक में जब कुछ लिखते होंगे तो उसमें जो शब्द सीमा दिया है उसी शब्द सीमा के भीतर ही लिखना पड़ता है। एक शब्द स्पेस देने तक कभी आगे जगह नहीं रहता है, वो लेता ही नहीं है। तो यहाँ भी वो कंडीशन है, आप लोग एकदम इस बात को ध्यान में बैठा रखिएगा। इनका जो सॉफ्टवेयर है वो वहीं तक लेता है जहाँ तक शब्द सीमा का पालन किया जाता है। तो 70 80 तक शब्द डाले रखिएगा। हाँ ये है कि चूंकि अगर वो खुल करके शब्द सीमा लिखा नहीं है तो हो सकता है कि वो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन एक सीमा तक ही वो आंसर चेक करेगा। बहुत नहीं, ऐसा ना हो कि इसको आप 5 पेज में लिखिए तो वो चेक करेगा, वो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में साफ लिखा हुआ है शॉर्ट में आंसर करना है। तो टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। और टू द पॉइंट जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या करना है कि बहुत बात नहीं बनाना है। जैसे मौर्य कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। आपके अनुसार इसको देखिए तो कला मानवीय कल्पनाओं व भावनाओं का मूर्त रूप प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में मौर्यकालीन कला और वास्तुकला में, अब यहाँ पे क्या हुआ है ना कि आपने कला की परिभाषा बताई है लेकिन वास्तुकला की परिभाषा नहीं बताई है, तो ये पहला इंट्रो अधूरा हो गया। तब जब शॉर्ट नोट्स में इंट्रो नहीं देना है और दिए भी तो ये अधूरा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वास्तुकला के बारे में परिभाषा नहीं बताया यहाँ पे, तो एक कमी हो गया कि आपको वास्तुकला पे भी लिखना चाहिए था। लेकिन चूंकि शॉर्ट नोट्स है तो इग्नोर कीजिए, वो अनावश्यक लिखा गया है। तो वास्तुकला ने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। इस काल में लकड़ी से लेकर पाषाण तक कई पदार्थों के इस्तेमाल से कलाकृतियां निर्मित की गई है। तो ये जो आपने लाइन लिखा है ना, वो लाइन कहीं से भी सूटेबल लाइन नहीं है। टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। अब इसका मैं फ्रेम बनाता हूँ। अगर 70 शब्द में लिखना है तो आपको क्या करना है कि एक निष्कर्ष छोटा सा 10 शब्द का डाल ही देंगे तो मोटा मोटी आप लिखना शुरू कर दे सीधा कला से, कि मौर्यकालीन कला क्या है या वास्तुकला। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, या तो वास्तुकला से या तो कला से ही। तो आपने ये जो फॉर्मेट तैयार किया है यहाँ पे, मौर्यकालीन जो कला है, राजकीय कला और लोक कला, तो पूछा गया है कला, तो यहाँ पे लोक कला एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डालेंगे या डालेंगी, तो कला और वास्तुकला के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें राजप्रसाद, स्तूप, स्तंभ, विहार ये सब हो गया। ठीक है, और मूर्ति कला, मृदभांड कला है ये, चूंकि मौर्य कला में पेंटिंग वगैरह नहीं है। तो कला और वास्तुकला में आपको अंतर पता होना चाहिए। कला क्या है कि वो आपके विचारों को प्रकट करता है, या आप जो फीलिंग्स है ना, आपकी भावनाओं को वो प्रकट करने वाला है होता है, जिसमें सौंदर्य भी परिलक्षित होता है। और वास्तुकला क्या है, ये भी सौंदर्य प्रकट करता है, ये भी विचार अभिव्यक्ति प्रकट, लेकिन इसमें एक संरचना होती है। कहने का मतलब कि इसमें कोई कुछ न कुछ जो भौतिकता होती है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कोई ना कोई संरचना हो गया, जैसे मौर्यकालीन राजप्रसाद एक संरचना ही है, सांची का स्तूप एक स्ट्रक्चर है, ताजमहल एक स्ट्रक्चर है। और कला में क्या है, जैसे कोई पेंटिंग हो गया, मधुबनी पेंटिंग, वो एक प्रकार का इमारत या संरचना नहीं है, है ना।
कोई मूर्ति बन गया तो वो एक प्रकार का इमारत या संरचना नहीं है, लेकिन वास्तुकला में क्या है कि इमारत या संरचना आपको दिखाई देगा ही देगा, है ना। तो दोनों में अंतर समझना भी बहुत जरूरी है। तो आप कला के बारे में ठीक है वैसा ही लिखेंगे जैसे मूर्ति कला हो गया, मृदभांड कला हो गया, और वास्तुकला में आपने राजकीय कला और इस राजकीय कला के भीतर ये सब आपने दिखाया है। राजकीय कला जिसमें राजप्रसाद, स्तूप, स्तंभ, विहार ये सब आता है, पाषाण वेदिका वगैरह आता है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है। तो इसी को क्या करना है कि एक पैरा में आप वास्तुकला के बारे में बता दें और एक पैरा में कला के बारे में बता दें। तो 30 शब्दों में भी अगर लिखा जाए तो 30 और 30 60 शब्द का ये हो गया, है ना। और अगर आप चूंकि 30 शब्द में भी लिखना बहुत कठिन काम है, लेकिन आपको चूंकि शब्द सीमा दिया गया है तो आपको उसी में लिख ही डालना है। आपके लिए यहाँ पे यही कौशल का प्रदर्शन है कि शब्द सीमा कम करके ही आप उसको बताने का पूरा स्पष्ट कीजिए। तो एक पैरा में लिख करके राजकीय कला या वास्तुकला के बारे में तमाम चीजों को आप बता दीजिए। कुछ छूटे तो छोड़िए, क्योंकि वो प्रश्न ही ऐसा पूछा गया है कि आपको उसको छोड़ करके ही लिखना है। सब कुछ डालने का मतलब अंक कम करेगा, आपका खुद ही समय कम हो जाएगा, ताकि आप आगे वाले प्रश्नों पे ज्यादा लंबा लिखने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसी कारण से आपको शुरू से सतर्क रहना है। तो 30-30-60 कर देंगे। एक पैरा और बढ़ा करके कुछ राज्य सरकार के द्वारा मौर्य काल में कला को प्रमोट करने के लिए जो भी कुछ प्रयास किया गया है उसको बताया जा सकता है, और उसी में एक निष्कर्ष भी बताया जा सकता है ना। तो 20 या 30 शब्द में आप इसको लिख डालिए। 20 या 30 मोटा मोटी मान लीजिए, तो 30-30-60 और 30-90 हो जाता है। तो भी ज्यादा है, 10 शब्द ज्यादा ही है, तो 70-80 शब्दों तक आपको सीमित ही रहना है। तो एक बार आपको क्या करना है कि फिर से प्रयास करना है जितना मैंने बताया है। तो ये सब नहीं बनाना है, शॉर्ट नोट्स में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब जब आप उसका फिर से विस्तार आप दे रही हैं, कोई मतलब नहीं है। और डायग्राम बनाने का मतलब ये हो गया, अगर कोई भी मानचित्र बनाया जाता है तो मानचित्र दरअसल सुंदरता उसमें होनी चाहिए, वो दिखना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। इस प्रकार का मानचित्र बनाने से बेहतर है कि मानचित्र नहीं बनाया जाए, अदरवाइज इसमें नंबर भी कट जाएगा। ये तो बहुत खराब मैप है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलत छवि को भी प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार के मानचित्र को ना ही बनाइए। बहुत बढ़िया अगर ड्राइंग आपकी है तो कोशिश कीजिए बनाने के लिए, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स में आप इसको सीधा स्किप कर दीजिए, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योग्राफी वगैरह रहेगा तो इंडिया का मैप अगर बहुत सुंदर बनता है तो बनाया जा सकता है। बिहार, अब कई लोग जो है बिहार का मानचित्र बनाते हैं तो लगेगा ही नहीं कि वो बिहार का मानचित्र है, या कोई आयत बना दिए या कोई वर्ग बना दिए, पता ही नहीं चलेगा कि बिहार है, झारखंड है या उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार के मैप को बहुत आप अभ्यास के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट करिए। ऐसा नहीं ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। और एक बार और प्रयास कीजिए, 30-30-60 + 20 ऐसे करके, या इंट्रो मत दीजिए। इंट्रो देने का कोई यहाँ मतलब ही नहीं है, इसलिए इंट्रो पे समय और शब्द खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट आइए। पहले कला के बारे में बताया गया है, और उसके बाद वास्तुकला के बारे में बता करके, और लास्ट का 20 शब्द में आप राज्य सरकार के द्वारा इस दिशा में किए गए कुछ प्रयास, या आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा लिखने के लिए है जो बाकी नोट्स या कोचिंग संस्थाओं के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, कुछ आपको लगे कि हाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके आंसर को बहुत स्ट्रांग करेगा, उस पॉइंट को 10-20 शब्दों में दीजिए। और आप इन सभी पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से सर्च करके पता कीजिए कि आपके आंसर को बेस्ट बनाने में वो कौन से 10-20 शब्द हैं जिससे आपका आंसर दूसरों से अलग होगा। अदरवाइज ये सब कॉपी पेस्ट जैसा ही आंसर है, सबके आंसर में ये सब दिखाई देगा, कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा एक्स्ट्रा आप में जो आपका लगे कि नहीं आप कुछ एक्स्ट्रा नंबर देना चाहिए, 1 या 2। तो इसको कीजिएगा। और बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन पे, शब्द सुधार पे आपको मैं बाद में बताऊंगा कि वर्तनी में भी कहाँ पे आपको आपकी जो गलतियां हैं ये नेक्स्ट वाले आगे आगे मैं बताते जाऊंगा, नेक्स्ट जब सवाल आप लिखेंगी। तो फिलहाल आपको मुझे लगता है कि मैंने कुछ समझाया है, इसका पालन करते हुए आप इसको दोबारा लिख करके मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।